नमस्कार, शाम के 5 बजने वाले हैं। एबीपी न्यूज पर अपने नए शो 5 खबरें लेकर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। वक्त हो गया है दिन की भागम भाग के बाद तफसील से दिन की 5 बड़ी खबरों पर नजर डालने का। आज की 5 खबरें। उत्तर प्रदेश में चुनावी रैली में आज मोदी ने राहुल और अखिलेश के गठबंधन पर जमकर हमला बोला है। बिजनौर में मोदी ने क्या कुछ कहा, विस्तार से आपको बताएंगे। दिन की दूसरी बड़ी खबर, चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से अपराध की एक बड़ी घटना सामने आई है। पैर छूने का नाटक कर बीच सड़क पर एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आपको ये पूरा वीडियो दिखाएंगे हम। तीसरी बड़ी खबर, देश की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी इंफोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति ने इंफोसिस के चेयरमैन सीईओ पर गंभीर आरोप लगाए। क्या है आरोप और इनका मतलब क्या है, ये आपको समझाएंगे आगे। और 5वीं खबर, इलाहाबाद में आज माघ पूर्णिमा पर संगम तट पर 15 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने स्नान किया है। आज के दिन का महत्व क्या है, ये आपको बताएंगे। तो शुरुआत इस वक्त की सुर्खियों के साथ। यूपी के बिजनौर में पीएम मोदी का कांग्रेस एसपी गठबंधन पर तीखा हमला। कहा, यह देश और यूपी को बर्बाद करने वाले कुनबों का गठबंधन है। पीलीभीत में अखिलेश यादव ने नोटबंदी से हुई मौतों का हवाला देते हुए कहा, बीजेपी से बदला लेने का मौका आ गया है। मुरादाबाद की रैली में मायावती बोली, मेरी सरकार बनी तो यूपी के भूमाफिया जेल जाएंगे। मोदी सरकार और अखिलेश दोनों पर निशाना साधा। केंद्रीय मंत्री उमा भारती के बयान पर बवाल। कहा, बुलंदशहर गैंगरेप के आरोपियों की खाल खींचकर नमक मिर्च भर देनी चाहिए। कल से यूपी में वोटिंग शुरू हो रही है। पहले चरण के तहत पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 73 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। उत्तराखंड के सीएम हरीश रावत का बीजेपी पर हमला। कहा, रैलियां कर रहे बीजेपी के लोग तब कहां थे जब यहां आपदा आई थी। पीएम मोदी ने कहा, जुबान संभाल कर बोले। तमिलनाडु में सरकार पर सस्पेंस बरकरार है। शशिकला और पन्नीरसेल्वम से मुलाकात के बाद राज्यपाल ने केंद्र और राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजी। मुंबई एयरपोर्ट पर आज तब बड़ा हादसा टल गया जब इंडिगो एयरलाइंस के विमान का इमरजेंसी सूट एक यात्री ने खोल दिया। आरोपी यात्री को पुलिस के हवाले किया गया है। पाकिस्तान ने भारत पर लगाया बड़ा आरोप। कहा, परमाणु हथियार बनाने के लिए भारत खुफिया न्यूक्लियर सिटी बना रहा है। भारत ने इनकार किया। तो आइए शुरुआत करते हैं दिन की पहली बड़ी खबर के साथ। उत्तर प्रदेश में कल पहले चरण का मतदान होना है। पहले चरण के लिए प्रचार पहले ही थम चुका है और अब उन जगहों पर प्रचार ने जोर पकड़ लिया है जहां आगे के चरण में मतदान होना है, खासतौर से दूसरे चरण में जहां मतदान होना है। पीएम मोदी ने आज उत्तर प्रदेश में धुआंधार रैलियां कर माहौल को गरमा दिया है। कैसे हमला बोला है अखिलेश और राहुल के गठबंधन पर, यह देखिए विस्तार से। कोई मुझे समझाओ भाई, क्या कारण है अकेले सफाई गांव से इतने सारे एमपी, इतने सारे एमएलए, इतने सारे जिला के परिषदों के अध्यक्ष, हर संस्था में सफाई गांव के एक ही कुनबे के सब लोग, क्या आप में योग्यता नहीं है क्या? भाइयों बहनों, ये ऐसा कुनबा है जिसने अपनी जाति की वोट बैंक तो बनाई है कि लेकिन जाति के लोगों का भी भला नहीं किया, सिर्फ एक कुनबे का भला किया है, एक परिवार का भला किया है, एक गांव के लोगों का भला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यूपी के बिजनौर में मुलायम सिंह के पूरे परिवार को कटघरे में खड़ा किया, तो पीलीभीत में सीएम अखिलेश यादव ने पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि उन्होंने नोटबंदी से गरीबों की मेहनत की कमाई को काला धन बना दिया है, इसलिए इन्हें सबक सिखाना जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमारे गांव में रहने वाले गरीब किसान और जो भी पैसा था उनका सबका काला पैसा बताना है। इन्हें साथियों, ये मौका इस बात के लिए भी है कि इनको सबक सिखाना है। बताओ, इनके पास कोई बात हो तो बताए हमें, जमीन पर उतरी हो।
इतना समय गुजर गया, कोई जनता के लिए काम किया हो तो बता दें। पीएम मोदी ने यूपी की कानून व्यवस्था पर अखिलेश पर निशाना साधा तो कांग्रेस सरकार के 70 साल के शासन पर भी हमला बोला। पीएम मोदी ने राहुल गांधी की क्षमता पर भी निशाना साधा। जिस नेता से कांग्रेस के बड़े बड़े लोग भी किनारा करते थे, अखिलेश जी आपने उसको गले लगा लिया। और तब जाकर के मुझे अखिलेश जी की समझदारी पर शक होने लगा है। कोई बड़ी सी बड़ी गलती कर सकता है, लेकिन ऐसी गलती नहीं कर सकता है। मोदी ने आज राहुल का मजाक उड़ाया तो कल राहुल गांधी ने अलीगढ़ की रैली में पीएम मोदी का जमकर मजाक उड़ाया था। मित्रों, आपके खून पसीने का जो पैसा है, वो पैसा अब कागज है, कागज। हंसते हुए हमारा प्रधानमंत्री कहता है, हिंदुस्तान के लोगों, तुम्हारे जेब में जो पैसा है वो कागज है। यूपी में कल पहले चरण के चुनाव के लिए पश्चिमी यूपी की 73 सीटों पर वोट डाले जाएंगे और कल का फैसला यूपी के लिए निर्णायक साबित हो सकता है। इसलिए हर राजनेता की धड़कनें बढ़ गई हैं। तो ये चुनाव प्रचार का एक मिजाज है जहां नेता एक दूसरे की टांग खिंचाई करने में लगे हुए हैं। अब दिन की दूसरी बड़ी खबर पर विस्तार से नजर डालते हैं। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक युवक की हत्या की दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। और क्यों कह रहे हैं हम कि ये दिल दहलाने वाली वारदात है, आप खुद देखिए। सीसीटीवी की ये तस्वीरें गोरखपुर के सिविल लाइन्स इलाके की हैं। बीते रविवार रात सौरभ पांडे नाम का एक युवक अपने मोहल्ले में टहल रहा था। तभी दो मोटरसाइकिल पर सवार होकर 4 लोग आते हैं। मोटरसाइकिल पर सवार एक युवक पहले सौरभ के पास जाता है। दोनों में बातचीत हो रही होती है। तभी एक मोटरसाइकिल पर सवार एक और युवक वहां आता है और आते ही सौरभ के पैर छूने के लिए झुकता है। सौरभ उसे पैर छूने से रोकता है। इसी बीच वो युवक अपनी पीठ के पास रखा रिवॉल्वर निकालकर सौरभ के सीने पर बिल्कुल पास से फायर कर देता है। गोली लगते ही सौरभ वहीं पर ढेर हो जाता है। गोली चलाने वाला हमलावर तेजी से भागता है, लेकिन दूसरे युवक को भरोसा नहीं है कि सौरभ मरा है। इसलिए वो अपना रिवॉल्वर निकालकर सौरभ पर एक के बाद एक 4 फायर कर देता है। इसके बाद वो भी मोटरसाइकिल से फरार हो जाता है। फायर की आवाज सुनकर सौरभ का भाई नीरज बाहर आता है। सौरभ को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। नीरज का दावा है कि उसने हमलावरों को पहचान लिया है। मैं उसे पहचान भी रहा हूं, पहचान भी पुष्टि भी हो चुकी है, बट अभी पुलिस की तरफ से कोई कदम नहीं उठा है। बताया जा रहा है कि हमलावर वैभव यादव और विक्की सौरभ के दोस्त ही थे, लेकिन पिछले कुछ समय से उनका सौरभ से किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था। अभी तक हत्या का मोटिव कोई स्पष्ट नहीं हुआ। ये अवश्य है कि तथाकथित जो सीसीटीवी फुटेज में जिनके नाम आ रहे हैं, उनकी पूर्व में पहले दोस्ती थी। किन कारण से क्या हो सकता है, ये सब बिंदुओं पर हम लोग गहराई जांच कर रहे हैं। यूपी में कानून व्यवस्था की हालत किसी से छिपी नहीं है। दबंगों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्हें न पुलिस का डर है और न ही कानून का। फिर यूपी की जनता सुरक्षित कैसे होगी? तो देखा आपने कैसे पैर छूने के बहाने सरेआम युवक को सड़क पर गोली मार दी गई, हत्या कर दी गई उसकी। छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बताएंगे आपको आखिरकार इंफोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति ने मैनेजमेंट पर क्या सवाल उठाए हैं। और
अब वक्त दिन की तीसरी बड़ी खबर देखने का है। देश की सबसे प्रतिष्ठित सॉफ्टवेयर कंपनी इंफोसिस में घमासान मचा हुआ है। इंफोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति ने कंपनी के मैनेजमेंट पर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो क्या अब इंफोसिस भी टाटा और साइरस मिस्त्री जैसे विवाद की तरफ बढ़ रही है? देश की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी इंफोसिस में जो हो रहा है उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। इंफोसिस को शुरू करने वाले मशहूर उद्योगपति एनआर नारायण मूर्ति ने कंपनी में वित्तीय गड़बड़ी की आशंका जाहिर की है। उन्होंने इंफोसिस के चेयरमैन आर शेषशायी और सीईओ विशाल सिक्का के काम करने के तरीके पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने इकोनॉमिक टाइम्स को दिए इंटरव्यू में कहा है कि कंपनी में काम कर रहे लोगों को 80%, जबकि नौकरी छोड़कर जाने वाले कर्मचारी को 100% तक वेरिएबल पे देना शक के दायरे में लाता है। लगता है कि कुछ छुपाया जा रहा है। इसके 1 साल बाद फॉरेंसिक ऑडिट करवाना हास्यास्पद है, क्योंकि इस दौरान सबूत मिटाए जा सकते हैं। उम्मीद है कि किसी तरह का गलत काम नहीं हुआ, लेकिन ईमानदार कर्मचारियों की अनदेखी हुई है। गैर जिम्मेदाराना और दिमाग लगाए बिना फैसले लिए गए। नारायण मूर्ति का कहना है कि उन्हें व्यक्तिगत रूप से विशाल सिक्का से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जिस तरह से कंपनी का गवर्नेंस बोर्ड काम कर रहा है उससे वो निराश हैं। इंफोसिस में नियम है कि कंपनी के कर्मचारी को नौकरी से हटाए जाने पर 3 महीने की तनख्वाह दी जाए। इस नियम को दरकिनार कर कंपनी के पूर्व लीगल हेड केनेडी को 12 महीने और पूर्व सीएफओ राजीव बंसल को 2 साल की तनख्वाह दी गई। इसके अलावा कंपनी के सीईओ विशाल सिक्का की सैलरी और अन्य सुविधाओं पर भी सवाल उठाए गए हैं। संस्थापक सदस्यों ने कंपनी के भीतर कुछ बेदाग छवि वाले लोगों को रखने की सिफारिश की है। मौजूदा विवाद के बीच इंफोसिस के पूर्व सीएफओ मोहनदास पाई ने सीईओ विशाल सिक्का का बचाव करते हुए नारायण मूर्ति पर हमला बोला है। उनका कहना है कि ये नारायण मूर्ति की बड़ी भूल रही है कि उन्होंने हमेशा संस्थापकों को ही सीईओ बनाने पर ध्यान दिया। इस वजह से कई लोगों ने कंपनी छोड़ दी। ऐसा माना जाता है कि मोहनदास पाई ने सीईओ पद के लिए न चुने जाने पर 2011 में गुस्से में इस्तीफा दिया था। इंफोसिस में जो हो रहा है वो अहम इसलिए है क्योंकि भारत में सूचना क्रांति और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को ऊंचा मुकाम दिलाने में इंफोसिस का बहुत बड़ा योगदान रहा है। यही वजह है कि देश में पिछले 20 सालों में इंजीनियरिंग कॉलेज से पास होने वाला लगभग हर छात्र इंफोसिस में नौकरी के सपने देखता है। टर्नओवर के मामले में आज इंफोसिस देश की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी है। 2016 में कंपनी का टर्नओवर करीब 70,000 करोड़ रहा था। इंफोसिस H1B वीजा पर सबसे ज्यादा भारतीय इंजीनियरों को अमेरिका भेजता है। इंफोसिस का कारोबार दुनिया के 50 देशों में फैला है। माघ पूर्णिमा के मौके पर इलाहाबाद के संगम तट पर ये पुण्य की डुबकी है। सूरज की पहली किरण के साथ ही दुनिया के पालनहार भगवान विष्णु की पावन आराधना है। ईश्वर को साक्षी मानते हुए सुख सौभाग्य की कामना है, पूजा है, वंदना है। नमस्ते पुंडरीकाक्ष, नमस्ते पुरुषोत्तम, नमस्ते सर्वलोकात्मन, नमस्ते दिग्मचक्रिणे। माघ पूर्णिमा पर आस्था के स्नान की महिमा का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सुबह 9 बजे तक ही करीब 15 लाख श्रद्धालु इलाहाबाद के संगम तट पर डुबकी लगाकर भगवान विष्णु के चरणों में श्रद्धा का संदेश भेज चुके थे। मान्यता है कि माघ पूर्णिमा के मौके पर स्वयं भगवान विष्णु इस पावन गंगा जल में निवास करते हैं और जो भी संगम के तट पर इस दिन डुबकी लगाता है उसे जीवन के पाप और पश्चाताप से मुक्ति मिल जाती है। अब संगम तट पर जप, तप और संयम का महीना कल्पवास पूरा हो चुका है।
श्रद्धालु अपने अपने घरों को भी लौट जाएंगे, लेकिन उनके जहन में हमेशा आबाद रहेगा ये स्नान, आनंद और उत्साह का पर्व माघ पूर्णिमा।